चलो चलो इधर देखो। अब नेक्स्ट है बेटा, उसी के आगे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के रिलेटेड आज एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस दूसरा दे रखा है वाई जे कैप वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है। आपको बोला गया है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0,1,1 पे 0,1,1 पे 10 जूल है। आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किस पॉइंट पर? 2,3,2 पर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? खट्टे से निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला है, ये यूज करना है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। समझ गए? कंजर्वेटिव फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको 0,1,1 पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 10 जूल, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2,3,2 पॉइंट पर कितनी होगी? समझ में आई बात? चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। चलो देखो, आपको इसमें करना क्या है। देखो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। यही होता है ना बेटा? अब आप सभी बच्चों को पता होगा वर्क डन कैसे निकाला जाए, है ना? तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस आई कैप के लिए अलग वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना? तो क्या करोगे? निगेटिव इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस में क्या है? 0 से 2, 0 से 2 लिमिट रहेगी। इंटीग्रेशन किसका करोगे? एक्स स्क्वायर डीएक्स का प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 इंटीग्रेशन किसका करोगे? y का, y dy का प्लस इंटीग्रेशन z क्या है? 1 से 2 z स्क्वायर dz। याद आया? इसी तरह से तो करते हैं, एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग, जेड एक्सिस का अलग। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 10 नहीं फाइनल नहीं पता। हाँ हाँ, फाइनल निकालनी है, इनिशियल 10 जूल है। बस इसको आप लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई? कर लोगे इसको? चलो करके दिखाओगे? चलो हम ही कर देते हैं। तो इसको क्या लिखोगे? माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स की पावर 3/3, लिमिट लगा दो 0 से 2 प्लस वाई की पावर 2/2, लिमिट 1 से 3, जेड स्क्वायर जेड की पावर 3/3, 1 से 2। चलो ए बेटा इधर सुनो, 1/3 बाहर, तो यहां क्या लिखोगे? 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। बोलो सही है बेटा? ये बात समझ में आई? प्लस 1/2 बाहर ले लो, तो यहां क्या रखोगे? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो सही है? प्लस 1/3 2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1। 1 मिनट, 2 की पावर 3 लोअर लिमिट, तो यानी 1 की पावर 3। बोलो ये बात समझ में आई? अब ध्यान से इसको समझो। एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स की पावर 3/3। एक्स वाई को क्या लिखोगे? वाई की पावर 2/2। और जेड को क्या लिखोगे? जेड की पावर 3/3। 3 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, 3 बाहर ले लो। अपर लिमिट रखोगे 2 की पावर 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3, फिर अपर लिमिट रखोगे 3 की पावर 2, फिर 1 की पावर 2, फिर
अपर लिमिट रखोगे 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, बस इसको सॉल्व कर दो। माइनस 1/3, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, प्लस 1/2, 3 त्रिक 9, 9 माइनस 1, बेटा 1 मिनट। चलो देखो बेटा, लाइट चली गई थी इसलिए भागना पड़ा, आगे बढ़ते हैं। तो 1/3, 2 का क्यूब क्या होगा 8, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 माइनस 1 इंटू 8, प्लस 1/3, 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, सही है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10। अब क्या होगा ये माइनस इन ब्रैकेट 8/3 प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 4 प्लस 7/3, यहां 1, बोलो सही है। चलो इन सबको जोड़ लो, तो एलसीएम कितना आएगा 3, 8 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 3 जा 12 प्लस 7, UF -10। नेक्स्ट माइनस, बोलो कितना होगा 27/3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 9, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, UF -10। अब देखो बेटा ये माइनस का 9 है, और ये माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10, 10 माइनस 9 1 जूल। ये आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझ में आ गया है नहीं, क्लियर हो गया है सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन या नहीं, आ गया सिमर, कहां तक नहीं आया बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, इसका एक्स वाई की पावर 1 है तो वाई की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी वाई की पावर 2 अपॉन 2, जेड की पावर 2 है, जेड की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, जेड की पावर 3 अपॉन 3, 1/3 बाहर, 1/2 बाहर, 1/3 बाहर, लिमिट लग दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर दिया। आया कंफर्म, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो इसमें कहीं किसी पॉइंट में, ऊपर स्क्रॉल कर दिया, लो नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, किसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन इसके बारे में आज हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि इसके आगे अभी चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें इस चीज को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इनके बीच की दूरी क्या है r, इनके बीच की दूरी क्या है r। अब आपसे कहा जाए इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो क्या होगा g m1 m2 बाई r, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी g m1 m2 बाई r, बट नेगेटिव में, किसमें होगी नेगेटिव में। एक बात याद रखना, नहीं ये पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -Gm1m2/r। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है, और स्प्रिंग पोटेंशियल होता है। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई, ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहां नेगेटिव भी आ सकती है, बट स्प्रिंग अभी हम पढ़ाएंगे तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए पता है, जब किसी दो बॉडी के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो, और नॉर्मल बहुत कम दूरी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड है और यहां पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है m,
और ये बॉडी बहुत ही थोड़ी सी दूर h हाइट पर रखी है। कितनी हाइट पर रखी है? h। तो हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मान लेते हैं, होती नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। तो h अगर दूरी पर हो तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? mgh। क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं होती, हमेशा क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर mgh को 0 से माइनस करोगे तो mgh ही तो आएगा। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई mgh। लेकिन ये फॉर्मूला कहां वैलिड है? फॉर स्मॉल हाइट्स। केवल और केवल कहां लगा सकते हो? स्मॉल हाइट के लिए केवल ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जहां पे हाइट्स दूरी जो ज्यादा बढ़ जाती है वहां पे फिर हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। उसके बाद फिर हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ, दो प्लैनेट्स के बीच में। समझ में आई बात? तो जहां बहुत थोड़ी सी दूरी हो, थोड़ी हाइट हो, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh। बात समझ में आ गई? इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। बहुत बढ़िया। पॉज तो नहीं है ना, हम पढ़ा रहे ना, खुला है। एक बार इसी तरह पढ़ा रहे थे पॉज पर पड़ा हुआ था, हमको लगा ऑन कर दिया मैंने। एक बार माइक बंद रहा, पढ़ावत रहे, डिस्चार्ज हो हुआ रहा। फिर हम ये डायरेक्ट माइक कर दिए, वो बैटरी वाला था। बैटरी वाले में पता है डिस्चार्ज कब हो जाए पता ही नहीं। अभी हमने डायरेक्ट कनेक्शन, नहीं विदाउट बैटरी, चाहे जब तक चलाओ। पहले ये बैटरी चलता था। अब लटका होता है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हम आपको अब चेन वाला एक बताते हैं। कौन सा? चेन। देखो, एक चेन ये है ऐसे, ये ग्राउंड है। तुम भी आते हो, तुम भी आते हो उसमें। अब चलो, ये चेन है। क्या है? चेन। इन सभी की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो ये किस हाइट पर है? h हाइट पर है। अब इसका अगर तुम देखोगे, इसका अगर देखोगे तो इसकी हाइट यहां से भी h है, कुछ यहां से भी हाइट है। तो इसका हम कहीं एक बीच में सेंटर ऑफ मास पे ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बॉडी का एकदम सेंटर पार्ट। ये अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद ही है। ठीक है, तो हम यहां से हाइट ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास से, जो कि हाइट क्या होगी इसकी? h/2। और यहाँ पे हाइट क्या है? 0। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। क्योंकि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान के चल रहे हैं? एजम्पशन क्या है? 0। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh/2। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0। बात समझ में आई? क्योंकि भाई इसमें यहाँ पे भी चेन है, यहाँ पे भी चेन है, तो हमको पूरे की ना लेके कहीं एक बीच में सेंटर ऑफ मास ले लेना है। लेकिन हर जगह सेंटर ऑफ मास वैलिड नहीं हो पाता, अभी बता रहे हैं क्यों। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आई? चेन में। लेकिन अब कुछ ऐसी हम चेन लेंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास वर्क ही नहीं कर पाएगा, तो वहां क्या करोगे? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है चेन्स के लिए। इसके लिए, चेन के लिए। बात समझ में आ गई? अब लेकिन हम ऐसी चेन रखेंगे कि वहां पर सेंटर ऑफ मास वर्क ही नहीं कर पाएगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? और बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, मैं बता रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम समझ गए तो क्लास 12th में जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी पूरे सब डेरिवेशन है, पूरी जो लगे हुए हैं सब, ये सारे डेरिवेशन समझ जाओगे। मतलब इन सभी का कॉन्सेप्ट वही है। ये यही एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा 12th में डेरिवेशन सारे होते हैं। हो गया बेटा? आगे बढ़े? नहीं, पार्थ के साथ था। चलो, चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर सुनो, जैसे अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, मान लो आपके पास कोई ऐसी चेन दी गई हो, ऐसे,
ऐसी चेन दी गई हो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि इस पूरी चेन का मास है m, जैसे पीछे हमने मान के रखा था पूरी चेन का मास, यहाँ पे सभी का मास क्या है, m। उसी तरीके से यहां पर इस पूरी चेन का मास क्या है, m। अब मैंने कहा आओ शेयर एंड डिविडेंड कर लो, है कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा था। पूरी चेन का मास कितना है, m। कितनी हाइट पे रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। लेकिन यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग का मास m है, यहां से भी कुछ हाइट होगी, यहां से भी होगी, ऊपर से भी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को लेकर वो हाइट मान लेंगे। सेंटर ऑफ मास मिड पे होगा, हाइट कितनी हो गई, h/2। और यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग कहाँ है, हाइट 0, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। यहाँ कितनी है, mgh/2। यहाँ कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, mgh। लेकिन अब की बार स्ट्रिंग है ऐसे, ठीक है, हाँ कर्व में है, किसमें, कर्व में, ठीक है। तो अब की बार पूरे का मास कितना है, m। कितना मास है बेटा, m। अच्छा, अगर हम यहां से यहां पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो यहां पे हाइट कितनी है, कुछ और, यहां पे निकालेंगे तो कुछ और हाइट है, यहां पे निकालेंगे कुछ और हाइट है, यहां पे निकालेंगे कुछ और हाइट है, यहां पे निकालेंगे हाइट कुछ और है। मतलब हाइट चेंज हो रही है लगातार, हाइट क्या हो रही है, अब हाइट चेंज हो रही है। अब इसमें हम कोई सेंटर ऑफ मास भी नहीं पता कर सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, पता कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो अब क्या किया जाए, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाए, यहां पे हाइट बार बार चेंज हो रही है, नहीं चेन सीधी नहीं हो सकती, चेन ऐसे ही है, ऐसे ही रखी है, 1/4 हिस्सा है सर्कल का। अब तुमको यार ये बताना है कि अब इस m मास की जो चेन रखी है, इसकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। तो अगर पूरे का मास, अच्छा एक काम करते हैं, अगर पूरे का मास m है, ध्यान से सुनना, ये इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस ये r, ये r। अगर पूरे का मास m है, तो हम कहीं छोटा सा एक dm मास काट लें, dm छोटा सा मास ले लेते हैं, और इस छोटे से मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। फिर एक मास काट लेते हैं छोटा सा dm, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। फिर dm 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 dm, खूब सारे dm हम काट लें जितनी लंबी चेन है, और सारे dm को जब जोड़ देंगे तो टोटल, भाई इसके dm का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, इस dm का पोटेंशियल एनर्जी, dm का पोटेंशियल एनर्जी, सब सारे dm की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ोगे तो पूरे का पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। लेकिन अब तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा किसमें कितने dm कटेंगे, कितने भी dm कट सकते हैं। तो इन जैसा वर्ड है, dm 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 को हम काट के जोड़ रहे हैं, तो वहां पे dm को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, यहां कितने dm होंगे पता ही नहीं, तो dm को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कुछ समझ में आया, तो अच्छा अब ध्यान से सुनो। तो इस dm का अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और उसको क्या कर दें, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। अब सोचो, अगर ये वाला dm हम लेंगे तो इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ये वाला थीटा लेंगे तो कितना होगा, 15 डिग्री। ये वाला थीटा लेंगे 30 डिग्री, ये वाला थीटा लेंगे 60 डिग्री, ये वाला थीटा लेंगे 90 डिग्री। समझ रहे हो ना, मतलब 0 से 90 डिग्री तक उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो सारे डीएम 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 का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल आएगा। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, थीटा। चेंज क्या हो रहा है, 0 डिग्री पर एक डीएम, फिर 2 डिग्री पर एक डीएम, फिर 3 डिग्री पर एक डीएम, फिर 4 डिग्री पर एक डीएम। यानी हम उनको जोड़ नहीं सकते, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। कौन से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक डीएम को क्या कर दो, इंटीग्रेट, हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। लेकिन सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, इस डीएम का छोटे से पार्ट का एलिमेंट को काट के उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इंटीग्रेशन का मामला चालू होगा। अब कुछ समझ में आया। तो अगर कोई बड़ी सी चीज हो, उसका पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हो, तो फिजिक्स में ये बात हमेशा याद रखना, बड़ी सी चीज का कभी भी एक साथ नहीं निकलता। हमेशा सबसे पहले उसको पहले छोटे से टुकड़ा तोड़ लो, छोटा सा एलिमेंट निकालो, उस छोटे से पार्ट का निकाल लो, जो भी निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जो भी निकालना है, उस छोटे से हिस्से का निकाल लो, और जो चीज वेरी कर रही हो उसको उस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेट कर दो।
वहां से वहां तक लिमिट लगा के आपका पूरे का निकल आएगा। तो अगर हमें पूरे मास m मास का पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उससे पहले हमको छोटे से dm पार्ट का निकालना होगा। तो चलो हम लोग एक बार चेन ले लेते हैं। ये हमने क्या ले ली बेटा? चेन। ठीक है, ये क्या हो गई? चेन। और इस पूरे चेन का मास कितना है? m। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? इस थीटा एंगल पर एक इतना छोटा सा हिस्सा dm मास काट लिया, और ये एंगल जो है, ये जो एंगल है वो हमने मान लिया कितना बेटा? d थीटा। कितना मान लिया हमने? ये एंगल कितना मान लिया? मतलब d थीटा एंगल पर dm मास हमने काटा है। और कहां से? थीटा एंगल पर। कितने एंगल पे? थीटा। कौन सा एंगल पर? थीटा। तो थीटा एंगल पर हमने dm मास काट लिया। बोलो समझ में आया? अच्छा अच्छा, ये बताओ ये दूरी कितनी है? r होगी कि नहीं होगी? रेडियस ही तो है, ये r, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। समझ में आया? तो अच्छा, ये रेडियस है, तो अगर इसके तुम दो टुकड़े करोगे, दो टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा इधर आएगा r cos थीटा, एक टुकड़ा इधर जाएगा r sin थीटा, और यही r sin थीटा तो ये दूरी होगी, हाइट। हाइट कितनी हो गई? r sin थीटा। अब बताओ dm की हाइट कितनी है? कुछ समझ में आया? dm की हाइट कितनी है? जो थीटा एंगल पर हमने dm काटा है उसकी हाइट कितनी है? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर पूरे मास की निकालोगे तो u पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर छोटे से मास का निकालोगे तो छोटी पोटेंशियल एनर्जी होगी, du। सही बात है नहीं? तो du बराबर क्या होता है? m g h। तो अगर छोटी पोटेंशियल एनर्जी है तो मास भी कैसा है? छोटा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। और हाइट कितनी है dm की? r sin थीटा। बोलो समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये क्या निकला? du, पोटेंशियल एनर्जी। तो लेकिन अब ध्यान से सुनना, हमें इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में करना है? थीटा के टर्म्स में। तो थीटा के टर्म्स में करने के लिए हमारे पास डी थीटा होना चाहिए था ना, लेकिन यहां तो डीएम दिख रहा है, डी थीटा तो दिख ही नहीं रहा। तो मतलब इसको हम इंटीग्रेट ऐसे अभी नहीं कर सकते, इसको सबसे पहले हमें डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीएम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डी थीटा में, है ना? अब ध्यान से सुनना, यहां बहुत, अब हम यूनिटरी मेथड बताने जा रहे हैं। कौन सा मेथड? अच्छा बताओ, ये पूरा मास का, ये पूरे मास की लेंथ कितनी है? ये पूरी चेन की लेंथ कितनी है? गधा हो, पाई आर बाई 2। अच्छा ये पूरा सर्कुलर होगा, सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। आधे का कितना होगा? पाई आर। और आधे का आधा कितना होगा? तो अगर m मास है, m मास का लेंथ कितना है? पाई आर बाई 2। नहीं समझे? ये m मास की जो चेन है इसकी लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2। ये टोटल m मास की लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2। अच्छा ये हिस्सा तुमने काटा है ना, डीएम, डीएम काटा है ना, ये तुमने ये काटा है, ये क्या थी? चेन। ये तुमने डीएम पार्ट काटा है। कौन सा पार्ट काटा है? डीएम। ये एंगल कितना है? डी थीटा। रेडियस कितनी है? आर, है ना? तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है? तो यहां क्या लिखोगे? डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है? आर्क की लेंथ, मास कितना है? डीएम अपॉन आर। तो डीएम बराबर क्या आ गया? एक मिनट एक मिनट, आर्क कितना है? आर्क की लेंथ हमको नहीं पता ना, आर्क की लेंथ हमको नहीं पता, मास पता है ना? तो आर्क को आर्क ही लिख लो अपॉन आर। तो बताओ आर्क कितनी आ गई? आर डी थीटा। तो अब बताओ इसकी लेंथ कितनी आ गई? आर डी थीटा। ये आ गई डीएम मास की लेंथ। समझ में आया? इस एम मास की पूरी चेन की लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2। तो इस डीएम मास की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। कुछ समझ में आया? पूरी लेंथ का, भाई पूरा मास है, पूरी चेन है, पूरे चेन का मास कितना है? एम। पूरी चेन की लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2। अब मैंने कहा इतने, इतने से इतने की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। और इसका मास कितना है? एम, डी एम। तो आर डी थीटा
आर डी थीटा लेंथ का मास कितना होगा? डीएम निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं निकालूं डीएम का मास निकालूं, डीएम, बात समझना, ये है एम मास का, इसको हटा दो इधर से एक थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एम मास का कितना है? पाई आर बाई 2। तो डीएम मास की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा, है ना। तो डीएम मास अगर निकालना हो, अगर हमें डीएम मास निकालना हो तो पाई आर बाई 2 को यहां भेज दोगे एम के नीचे, एम बाई पाई आर बाई 2, और आर डी थीटा लेंथ से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये डीएम नहीं निकल आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो हमें डीएम चाहिए ना, लेंथ नहीं चाहिए। लेंथ तो हमको पता ही चल गई, हमें डीएम मास चाहिए, छोटू सा मास, ये छोटू सा मास। समझ में आया कि नहीं? भाई ये बताओ, इस पूरे की वायर की लेंथ मास एम है, उसकी लेंथ पाई आर बाई 2 है। डीएम मास की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। डीएम मास की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। तो अगर मैं कहूं कि डीएम कितना है, डीएम मास कितना है, तो पाई आर बाई 2 नीचे नहीं भेज दोगे एम टोटल मास के? टोटल मास को लेंथ से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो इतने हिस्से की लेंथ निकल आएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दो आर डी थीटा से। लेंथ मास निकल आया कि नहीं निकल आया? पर यूनिट निकाला है, पर यूनिट। तो डीएम कितना आ गया बताओ? तो डीएम कितना आ गया बोलो? डीएम आ गया 2m बाई पाई आर, आर डी थीटा। हाँ, आर से आर कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया? 2m डी थीटा बाई पाई डीएम। अब बताओ डीएम क्या डी थीटा में नहीं कन्वर्ट हो गया? और यही तो हमको चाहिए था, थीटा के रिस्पेक्ट में। कुछ समझ में आया? अब यहां देखो, डी यू बराबर डीएम की जगह क्या रखोगे? 2m बाई पाई डी थीटा जी साइन थीटा। बोलो समझ में आया? कंफर्म? तो इसको दोनों तरफ, अब डी और इधर भी डी, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। लेकिन कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो 0 से 90 डिग्री तक कर दो। तो यहां कांस्टेंट क्या मिल रहा है बताओ? 2 मिल रहा, m मिल रहा, पाई मिल रहा, y मिल रहा, g मिल रहा और r मिल रहा। अंदर क्या बचा? 0 से 90 साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया? कंफर्म? बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से सुनो, ये हमने थीटा एंगल पर डीएम मास काट लिया, और डीएम मास की जो हाइट थी वो आर साइन थीटा आई। इसका एक वेक्टर किया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। मास कितना है? डीएम, ग्रेविटेशनल जी, और हाइट है आर साइन थीटा। तो डीएम की पोटेंशियल एनर्जी डी निकल आई, निकल आई, यही निकालना था, निकल गया। अच्छा, अब मैंने कहा जो m टोटल लेंथ जो है इस चेन की, टोटल मास m है, और m मास की लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2। तो मैंने कहा डीएम मास की कितनी है लेंथ? आर डी थीटा। तो मैंने कहा डीएम मास कितना होगा? तो हमने कहा पाई आर बाई 2 को m की तरफ भेज दो, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो, मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा। तो ये मास पर यूनिट लेंथ था, और डीएम की लेंथ कितनी थी? आर डी थीटा। तो मास पर यूनिट लेंथ को आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएम निकल आया। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया ना? अच्छा, तुमको हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। सुनो सुनो, इधर सुनो। मैंने कहा इस पूरे का मास है 10 किलो। न्यूमेरिकल वैल्यूज देखो और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी लेंथ हमने कही कितनी है? 10 किलो का मास है, और इसकी लेंथ है, लेंथ 10 मीटर की है। लेंथ भी हमने कितनी मान ली? 10 मीटर की। और डीएम की जो लेंथ निकली है, डीएम की लेंथ निकली है 0.1 मीटर। डीएम की लेंथ कितनी निकली? तो मैंने कहा डीएम मास कितना होगा? तो डीएम मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 किलो को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये निकल आया मास पर यूनिट लेंथ 1, है ना। यानी 1 किलो में 1 मीटर की लेंथ है, 1 किलो में 1 मीटर की लेंथ है। तो डीएम का क्या है? 0.1 इंटू 0.1 कर दो, तो डीएम मास कितना आ गया? 0.1 kg। अब कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ?
तो पहले मैंने मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी जो डिस्टेंस थी, ये चीज समझ में आई, मेन यही चीज है। अब डी थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो गया, हमने यहां रख दिया, आर से आर कैंसिल करके 2m जी बाई पाई आर सब बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन थीटा। हरिओम, इतना बताओ समझ में आया? अरे थीटा जब एक डीएम 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर दूसरा डीएम, डीएम 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 90 डिग्री तक डीएम मिल रहे हैं, तो 0 से 90 तक का इंटीग्रेट कर दो, सारे डीएम ऐड हो जाएंगे, उसके आगे चेन ही नहीं है, तो लगाते फिर जहां तक चेन होगी वहां तक लगाएंगे। अब कुछ समझ में आया कि नहीं? अब ये बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, सॉल्व कर दो, काम खत्म। चलो तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2mg/पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता था, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 90, माइनस कॉस थीटा, यहाँ इंटीग्रेशन, तो 2mg/पाई, एक बार क्या रखोगे, माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री। बोलो समझ में आ गया? क्लियर? तो 2mg/, पाई, आर बहुत स्टाइलिश बन गया, पाई। अब बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी क्या हो गया 1, तो ये आ गया पोटेंशियल, और इसका डी यू था, इंटीग्रेशन डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, u इज इक्वल टू 2mg/पाई, यही आ गई चेन की पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझ में आ गया? तो अभी देखो इंटीग्रेट किया ना 0 से 90, तो डीएम 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 जब सारे डीएम को जोड़ा तो क्या आ गई पोटेंशियल, 2mg/पाई, तो ये पूरी चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकल आया। कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? यही मेथड हर डेरिवेशन क्लास 12th में यूज है, समझ में आई बात? लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है, वहां पे कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, मोस्टली यही होगा, यूनिटरी मेथड भी होता है, और भी कई मेथड है, एंगल के द्वारा हम लोग निकालते हैं, बस कन्वर्ट किसमें करना है, जिसमें इंटीग्रेट कर रहे हो उसका टर्म तुम्हें लाना होता है। डी थीटा इंटीग्रेट हो गया ना, उसी थीटा ही तो फंक्शन है, तो थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन होगा, डीएम के टर्म में तभी तो नहीं हो पा रहा था, तभी तो उसको डीएम को हमने किस में कन्वर्ट किया, डी थीटा में, ताकि फंक्शन थीटा रहेगा तभी साइन थीटा इंटीग्रेट हो पाएगा। अगर डीएम होता तो फंक्शन क्या होता, एम, फिर साइन थीटा कांस्टेंट होता, वो बाहर आ जाता, और यहां थीटा कांस्टेंट दिख भी नहीं रहा ना, थीटा वेरिएबल है। समझ में आ गया? क्यों भैया? नोट कर लो, इसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।